नमस्कार साथियों, टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं एक और नए सेशन के साथ उपस्थित हूँ। आज का हमारा यह वीडियो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुल 15 प्रश्नों का डिस्कशन लेकर आया हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम दिसंबर 2021 के सीटेट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का संग्रह इसमें लिया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी प्रकार से कर रहे होंगे। हमारा टारगेट है दिसंबर 2022 में जो आपकी सीटेट की एग्ज़ाम होना है, उसमें आप किस तरह से अच्छे मार्क्स के साथ सफलता पाएं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है यह। और भी हमारे वीडियो हमारी चैनल यूट्यूब चैनल टीचिंग मित्रा के प्ले लिस्ट पर हैं, जिसमें कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ वीडियो वहाँ पे डिस्कशन कराए गए हैं। तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से भी सभी वीडियो को देख लें जो कि प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं। इससे आपको प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपको पता चलेगा, और आगामी एग्ज़ाम में भी इससे बहुत सारा क्वेश्चन हूबहू आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप अपने दोस्तों और सभी ग्रुप में एक बार शेयर कर दें, जिससे आप तक तो हमारी सभी वीडियो पहुंचे ही साथ आपके दोस्तों तक भी हमारी सभी वीडियो पहुंचे। और यह वीडियो आपको कैसा लगता है एक बार लाइक करके हमारे वीडियो पे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। इससे हमें पता चलता रहेगा कि आपको कोई यदि समस्या है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। और यदि आपके मन में सीटेट से संबंधित किसी भी प्रकार की सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या हमारे ईमेल पे मेल कर सकते हैं। हम हर संभव आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। तो आइए आते हैं बिना वक्त गवाए डिस्कशन पे। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए, मतलब कि जो अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा दृष्टि बाधित है से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है। तो आपसे यह पूछा है कि कौन सी शैक्षिक प्रणाली है जो कि अत्यधिक दृष्टिबाधित से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ना। तो यदि आप प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बच्चे को बोलकर और स्पष्ट रूप से पढ़ाते हैं तो वह सुनकर आसानी से पढ़ सकता है। तो यह ऑप्शन तो सही है। 3 आयामों वाले चार्ट, अर्थात जिसको हम 3D बोलते हैं, तो 3D वाले जो चार्ट होंगे उसे वह छूकर पढ़ सकता है। ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जा सके, जैसे कि उभरे हुए अक्षर को वह देखकर छूकर आराम से उसे वह पहचान सकता है। अब है दृश्य प्रस्तुति देने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग। तो उसे दृष्टि तो है ही नहीं, वह तो दृष्टिहीन है, तो उसे दृश्य प्रस्तुति
कराने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वह उसे देख ही नहीं पाएगा, तो इसमें वह क्या सीखेगा। तो यह जो है इसका सही आंसर होगा। दृष्टिबाधित से जूझते हुए विद्यार्थी के लिए यह जो आपका शिक्षण है कंप्यूटर आधारित दृश्य प्रस्तुति, यह शिक्षण उसके लिए कारगर साबित नहीं होगा। यह जो शिक्षण होगा, यह जो श्रवण बाधित है बट वह देख पाता है, तो उसके लिए यह सही रहेगा। लेकिन जो दृष्टिबाधित है उसे यह विधि बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होगा। अब अगला प्रश्न है, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रगतिशील कक्षा अर्थात विकासशील कक्षा, जिसमें सभी तरह के बालक का चहुमुखी विकास हो, तो उस कक्षा में प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, यह तो सही है। जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, यह भी सही है। एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, यह तो आपका निगेटिव शब्द है कि एक समान वाले क्षमता वाले बच्चे को आप एक ग्रुप, अलग अलग ग्रुप यदि बना देते हैं, जिसमें कि एक में सबसे ज़्यादा तेज हो, एक ग्रुप ऐसा बनाइए जिसमें कि सबसे ज़्यादा मंद हो, तो यह तो निगेटिव हो गया, तो यह नहीं होगा। आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ, हाँ यह भी सही है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में ए, बी और डी किस में है। ए, बी और डी, तो आपका ऑप्शन 3 सही होगा। तो आप समझ गए हो कि प्रगतिशील कक्षा में जो प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें जो है सो एक समान क्षमता वाले विद्यार्थी को एक समूह में रखना, यह उपयुक्त नहीं होगा। आइए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी युक्ति है, अर्थात पारस्परिक क्रिया से, पारस्परिक सहगामी होता है परस्पर की क्रिया, पारस्परिक क्रिया करना, अर्थात दोनों तरफ से, शिक्षक के द्वारा भी और छात्र के द्वारा भी। तो कौन सी ऐसा युक्ति है, तो इसका आंसर होगा ढालना, क्रमबद्ध, सामाजिक पृथक। इसका आंसर होगा पारस्परिक रूप से प्रश्न करना, अर्थात शिक्षक तथा छात्र दोनों के तरफ से प्रश्न किया जाना। इसमें शिक्षक भी सीखते हैं और छात्र भी शिक्षक से सीखते हैं, और शिक्षक जो है सो छात्र से सीखते हैं। तो ऐसा जो है पारस्परिक रूप से प्रश्न किया जाता है, तो ऑप्शन डी में होगा यह। अब है, मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन, वॉल्यूम की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिता, अर्थात भिन्न धारिता का मतलब हुआ 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 8 लीटर, अर्थात अलग अलग इसकी माप है, अलग अलग इसमें वस्तु अटेंगे, तो वाले बर्तन दिए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को पूरे को यांत्रिक बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा, अर्थात 2 टीचर हैं, एक मोहन है जो कि अपने विद्यार्थियों को आयतन, वॉल्यूम की समझ बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के विभिन्न धारिता वाले बर्तन दिए, तथा दूसरे टीचर जो है फराह ने अपने विद्यार्थियों को पूरे को यांत्रिक बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तो व्यवहारवाद, यह तो नहीं होगा। रचनावाद, हाँ, क्रिएटिविटी, रचनावाद, क्योंकि यदि बच्चा
पूरे को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करता है, तो कहीं से कहीं वह रचनावाद अर्थात एक अलग चीज करने के लिए रचना करने की वह सोच रहा है। तो यह जो है सो उसमें क्रिएटिविटी डेवलपमेंट की बात यहाँ की जा रही है। तो दोस्तों हमारा सेशन आपको कैसा लगता है, एक बार लाइक और कमेंट करके हमें बताएं, और आप अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे इस सेशन को देख पाए। अब मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? आंतरिक रूप से यदि किसी विद्यार्थी को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित अर्थात मोटिवेट, एक होता है बाह्य अभिप्रेरणा और एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा। और आंतरिक मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन, उसमें जो प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे। तो आप उसे इससे बाय मोटिवेशन इसे बोलते हैं कि आप उसे कुछ देकर और फिर उससे कार्य करवा सकते हैं। मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता या आती है, कौन सबसे अधिक स्मार्ट है। तो यह भी जो है सो बाह्य मोटिवेशन है। तीसरा है इस पर काम करना कितना मज़ेदार है। चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। तो यह जो है यह उसके आंतरिक अभिप्रेरणा को मजबूत बनाएगा। इससे उसके अंदर कार्य करने की एक अंदर से जो है सो भावना उस कार्य के प्रति जागृत होगी। तो आपका जो होगा आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए इन सभी कार्यों को बच्चों को करवाना पड़ेगा। गतिविधि में क्या क्या सीख सकता है, कितना बालक एक्टिव रहेगा, एक्टिव जितना अधिक रहेगा उतना अधिक वह सीखेगा। तो आप उसे आंतरिक मोटिवेशन करने के लिए इस प्रकार के उदाहरण दे सकते हैं। अब है सीखने की गति। सीखने की गति है पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर, पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की परस्पर क्रिया पर निर्भर है। तो ये आपका आंसर होगा। हम पिछली वीडियो में बताए हैं डेवलपमेंट इक्वल टू इन्वायरमेंटल इंटू हेरिडिटी, डी बराबर EH, अर्थात सीखना भी एक प्रकार का विकास है। विकास बराबर पर्यावरण गुना वंशानुक्रम अर्थात व्यक्तिगत, इसी को बोलते हैं वंशानुक्रम, व्यक्तिगत। तो सीखने की गति जो है सो पर्यावरण और वंशानुक्रम दोनों पे डिपेंड करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है, यह तो बिल्कुल ही रॉन्ग होगा, क्योंकि ऐसा बात है ही नहीं कि हम जो है सो पर्यावरण और व्यक्तिगत कारकों से अलग होकर हम कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हम समाज से जुड़े हैं और हमारा जो विकास होगा वह समाज के अंदर रह के होगा, और हमें जो गुण है वो कहीं ना कहीं हमारे माता पिता से आए हुए गुण हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अब है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है? तो समाजीकरण के दो कारक हैं। पहला है
प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी में आता है परिवार, साथी समूह, साथी समूह, उसके बाद समाज, और सेकेंडरी में आता है स्कूल, के बाद मंदिर या फिर संस्था, समाज, मीडिया। यह सब जो है सो समाजीकरण के सेकेंडरी कारक हैं और यह जो है सो प्राइमरी अर्थात प्राथमिक कारण है। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है। तो परिवार और स्कूल समाजीकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, बात सही है। लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे संस्था भी हैं जो अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह तो सही है। स्कूल बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के प्रमुख संस्थान है, यह तो गलत है। मीडिया बच्चों के समाज संस्थान नहीं है, यह भी गलत है। बच्चों के समाजीकरण में धार्मिक संस्थाएं किसी भी तरह की भूमिका नहीं निभाती है, यह भी गलत है। धर्म का भी प्रभाव बच्चों के समाजीकरण पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, धर्म का हो गया। या फिर देखते हैं कि बच्चे कोई मूवी देखकर उसके अनुसार उसका अनुकरण कर लेता है कि उसमें जिस प्रकार का बाल रखा हुआ है या फिर उसमें कुछ जो अच्छाई है उसके अकॉर्डिंग बच्चा चलना शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं संस्था, मीडिया, इन सभी का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा परिवार और स्कूल समाजीकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे संस्थान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां बच्चों के भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझे। अर्थात एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण पे आप बल दीजिएगा जो कि वह प्रगतिशील कक्षा अच्छी रूप से कार्य करे। तो इसमें बच्चों के भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बच्चे के जो इमोशन है उसका आपको ख्याल रखना है और वे अपने को महत्वपूर्ण समझे। अर्थात बच्चा जो कुछ बोल रहा है उसे आपको सुनना है, तो इससे लगेगा कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ तो मैं उस काबिल हूँ, जो मैं जो बोलता हूँ वह भी सही बात मैं बोल रहा हूँ। तो इस बात को लेकर उसमें एक जो है सो अपने भावना का विकास कर पाएगा। उपलब्धि उद्देश्यों पर बल दिया जाए और परीक्षाओं में विद्यार्थियों की उपलब्धि अध्यापक द्वारा उनका परिप्रेक्ष्य समझने के आधार बने, यह तो नहीं होगा। अध्यापक के नेतृत्व में विद्यार्थी निष्क्रियानुसरण करे, यह भी नहीं होगा। विद्यार्थियों से परीक्षाओं के लिए पढ़ने, यदि विद्यार्थी का विकास स्वयं हो जाए तो फिर उसका परीक्षा तो खुद ठीक हो जाएगा, वह खुद पढ़ने लगेगा। लेकिन उसका सही रूप से यदि विकास ही नहीं हो पाएगा तो फिर वह सही से पढ़ ही नहीं पाएगा। तो यह तो बिल्कुल ही नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब है, जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से डैश है। जीन पियाजे महोदय ने प्रतिपादित किया कि बच्चे को जो सोचने की प्रक्रिया है वह वयस्कों से किस प्रकार का भिन्न है। तो भिन्न नहीं है, गुणात्मक रूप से भिन्न है, मात्रात्मक रूप से भिन्न है और काफ़ी मिलती जुलती है। तो मिलती जुलती ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देखिए, मात्रात्मक जो सोचने की प्रक्रिया है यह आपको क्वांटिटेटिव में नहीं होगा, यह जो है सो क्वालिटेटिव में होगा, अर्थात गुणात्मक रूप में होगा। क्योंकि बच्चे अपने खिलौने के बारे में सोच रहे होंगे, खिलौने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन पिता जो है
पिता जो है वे अपने कल के कार्य अथवा ऑफिस के बारे में सोच रहे होंगे, सोच रहे होंगे। तो सोच तो दोनों रहे हैं, लेकिन दोनों के सोच में सोच तो दोनों रहे हैं, लेकिन दोनों के सोच में काफ़ी कुछ डिफरेंट है। बच्चा अपना खिलौना के बारे में सोच रहा है, बच्चे के मन में ये चल रहा है कि मैं कौन सा टॉफ़ी कल लूँगा, तब मैं स्कूल जाऊँगा। लेकिन पिता अपने कार्य के लेके चिंतित हैं, कार्य के बारे में सोच रहे हैं कि कल मुझे ऑफिस जाना है और ऑफिस में क्या करना है, या फिर हमारी जो है सो खेतों में किस खेतों में पानी देना है, कौन सी फसल हमारी सही है। तो दोनों का सोच है, लेकिन गुणात्मक रूप से दोनों का सोच भिन्न है। तो आपका ये आंसर ऑप्शन बी होगा। यह थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपको गुणात्मक रूप से भिन्न और मात्रात्मक रूप से भिन्न या फिर भिन्न, ये दोनों ऑप्शन आपको ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि क्वालिटी अर्थात क्वालिटेटिव रूप से डिफरेंट होगा दोनों के सोच में। अब है, बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है। अर्थात वह स्वयं से क्या कर सकती है और उसे जब सहायता मिलता है तब वह क्या कर सकती है। लिव वाइगोत्स्की ने इनके बीच के अंतर को किस रूप में संबोधित किया। तो आपको याद आ गया होगा, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD का कॉन्सेप्ट वाइगोत्स्की महोदय ने दिए हैं। इन्होंने बताया है कि बालक जो है सो यदि यहाँ पर है और उसे यहाँ पहुँचने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, तो यदि उसे धक्का दे दिया जाए वह यहाँ तक पहुँच पाएगा। तो इस दो जगहों के पहुँचने का जो गैप है इसे ZPD कहा जाता है। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है इसे। तो इसका जो आंसर होगा वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र होगा। आप धरफर में यदि इसको मार देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो कह रहे हैं कि स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है। लिव वाइगोत्स्की इनके बीच के अंतर को किस रूप में संबोधित किए हैं। तो ये अंतर जो है यह समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, अर्थात ZPD कहलाएगा। यदि यहाँ पे यह दिया जाता कि कोई बच्चा जो है सो पढ़ रहा है या फिर किसी प्रश्न को सॉल्व कर रहा है और उसे वहाँ पर थोड़ी सी हिंट्स की आवश्यकता है, यदि आप उसे हिंट्स कर देते हैं तो वह यह कर लेगा। तो इस परिस्थिति में आंसर ये होता, पार होता। तो चलिए अगले प्रश्न पे। पारस्परिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है। पारस्परिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है। व्यवहारवादी सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक उपागम, अधिगम के सूचना संप्रेषण सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि। तो इसका जो आंसर होगा पारस्परिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली, इसका आंसर होगा सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। इसे वाइगोत्स्की महोदय ने दिए हैं, वाइगोत्स्की ने दिए हैं। यह जो एक थ्योरी है
इसे सामाजिक सांस्कृतिक सोशियो कल्चर थ्योरी, इसे जो है सो वाइगोत्स्की महोदय ने दिए हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल्यांकन के लिए डैश और डैश के समावेश को प्रस्तावित करता है। तो इसमें ऑप्शन है समूह कार्य, स्वयं आकलन, परियोजना, मानकीकृत परीक्षा। उसके बाद है मानकीकृत परीक्षा, पोर्टफोलियो बनाना, मानदंड निर्देशित परीक्षा। तो ये मानकीकृत परीक्षा ये होता है कि आप 33% या 45% लाइए और पास कर जाइए। और ये जो होता है मानक निर्देशित, इसमें होता है कि आप जब मेरिट में आइएगा तब आप पास माना जाइएगा। तो यह नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा समूह कार्य और स्वयं का आकलन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए समूह कार्य और स्वयं आकलन के समावेश को प्रस्तावित करती है कि आप अपना आकलन स्वयं से करके यदि देखते हैं तो आप में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की क्षमता विकसित होगी, क्योंकि आपको अपने आप में पता चलेगा कि हम कहाँ पे फेल्योर हो रहे हैं। और समूह कार्य, यदि साथी समूह के साथ ग्रुप में जो है सो लर्निंग करने पर बच्चे अधिक सीखते हैं, अधिक सक्रिय रहते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए? समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए? प्रश्नोत्तरी में केवल सही उत्तरों के आधार पर प्राप्त अंकों पर विचार कीजिए। तो ये केवल जहां भी लग गया तो ये निगेटिव वर्ड होता है। केवल बच्चों द्वारा दी गई त्रुटियों पर विचार कीजिए, यह भी नहीं होगा। सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग, विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार कीजिए। इसका आंसर ये होगा। अब है ज़्यादातर घरों में यह देखने को मिला है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्यों को करने एवं छोटे भाई बहन की देखभाल की अपेक्षा की जाती है। यह डैश का उदाहरण। तो यह जो है सो जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है, अर्थात जेंडर बाइस इसको बोलते हैं, जेंडर रूढ़िवादी। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जो है सो हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राज्य में लड़कियां लड़कों से कहीं ज़्यादा आगे है। हर क्षेत्र में लड़के और लड़कियां दोनों कदम से कदम मिलाकर चल रही है। तो इस प्रश्न का आंसर जनरल रूढ़िवादिता होगा। अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यह तो है। रट कर याद करने पे बल, जहाँ भी रट कर याद करना हो जाए ये नहीं होगा। सहयोगी शिक्षण पर बल, जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहन देना। तो ये सभी निगेटिव वर्ड हैं। रट कर, केवल, यह सब जहाँ भी देखने को मिले आप समझ जाइए यह बिल्कुल नहीं होगा। तो दोस्तों आज का ये हमारा सेशन कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये इस सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। और आप हमारे यदि YouTube चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे आपको हमारी सभी
वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहे और अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि आप तक तो हमारी वीडियो पहुँचे ही साथ आपके दोस्तों तक हमारी सभी वीडियो पहुँचे। और हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में एक कमेंट्स ज़रूर करें। तो आपको मेरा चैनल पता है टीचिंग मित्रा, आप इस ईमेल आईडी पे किसी भी कोई भी प्रश्न को लेकर हमें मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले सेशन में एक और नई वीडियो को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।